गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोविड-19 की वजह से पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है, उसकी वजह से ऑफलाइन क्लासें तो चलाना संभव नहीं है। इसलिए आज से हम ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ सकें। और आज की जो लाइव क्लास है, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। जो प्रश्न में एक है वो कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन से पहले आपको फलन के बारे में पता होना चाहिए कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। और फंक्शन के बारे में वैसे तो आप बच्चे 11 में पढ़ चुके हैं कि फलन क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, संबंध और फलन दोनों के। आज वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिनोट एफ के द्वारा किया जाता है, एफ और अगर ए से बी, ये जो ए होता है वो प्रांत होता है, और ये बी जो होता है वो सैद्धांत होता है। लेकिन इस को हम ए से बी में परिभाषित फलन बोलेंगे, कब इसको फंक्शन कब बोलेंगे, इस चीज को ध्यान से समझिए। जैसे मान लो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट दिए गए, ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट आपको दिए गए हैं 1 2 3 4, और बी में एलिमेंट मान लो अगर आपको दिए गए हैं ए बी सी, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। मतलब सेट में एलिमेंट कुछ भी दिए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के दिए जा सकते हैं। ये जो बी है, इसके जो एलिमेंट हैं वो ये भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार। तो सेट के बारे में भी आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो सेट क्या होता है, इस सेट में कोई भी एलिमेंट दिए जाते हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 ए बी सी यू पी डब्ल्यू, कुछ भी दिए जा सकते हैं। ये जो एफ है, इसको हम फंक्शन बोलेंगे ए से बी में परिभाषित फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा, ए के प्रत्येक अवयव जितने भी ए में एलिमेंट होंगे, इन सभी एलिमेंटों का जो प्रतिबिंब होगा वो इस बी में होगा और अद्वितीय अवयव के साथ होगा। कैसे इस बात को ऐसे समझते हैं, देखो समुच्चय ए, इसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट लिया, फिर समुच्चय बी, इसमें बी एलिमेंट ले, तो समुच्चय ए के अंदर एलिमेंट जैसे 1 2 3, और समुच्चय बी के अंदर अगर मान लो आपको एलिमेंट दिए जाते हैं ए बी सी डी। अब समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन, मतलब ये जो एफ है वो एक फलन कहलाएगा। और फलन कब कहलाएगा, इसको देखिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, ये जो समुच्चय ए लिख रहा है, इसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय अवयव के साथ रिलेशन होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए इसका। जैसे मान लीजिए ये जो एक है, इस एक का रिलेशन अगर एक के साथ हो गया, एक का रिलेशन ए के साथ, दो का रिलेशन बी के साथ, और अगर तीन का रिलेशन भी बी के साथ हो जाता है, मतलब इन प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब होना जरूरी है। और प्रतिबिंब भी कैसा होना चाहिए, अद्वितीय। कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब। अद्वितीय का मतलब समझिए, जैसे एक का एक के साथ, तो ये एलिमेंट इधर वाले जो है वो अद्वितीय एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का जो प्रतिबिंब है वो अगर एक के साथ हो गया तो एक का प्रतिबिंब और कोई नहीं हो सकता। हमें पता लगा कि एक का प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर ए, एक का प्रतिबिंब क्या है ए, दो का प्रतिबिंब क्या है
बी, और 3 का प्रतिबिंब भी क्या है, बी। तो अब इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों? देखो समुच्चय ए के जो अवयव थे 1 2 3, इन प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब तो हमें मिल गया और अद्वितीय मिला। कैसे? अगर इस ए का ए के साथ रिलेशन है तो इस ए का किसी और के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। जैसे अगर इस ए का रिलेशन हमने सी के साथ और कर दिया तो अब इसको हम फलन नहीं बोल सकते, ये अब फंक्शन नहीं रहेगा। ये फंक्शन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ए का जो प्रतिबिंब है वो ए के साथ भी होगा और ए का जो रिलेशन है वो सी के साथ भी होगा। तो अब इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो ये पहला जो समुच्चय है, ये इसका प्रांत कहलाएगा फंक्शन। इसका प्रत्येक अवयव अपना कोई ना कोई प्रतिबिंब इसमें रखना चाहिए, तभी इसको हम फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। कैसे? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी और बी के अंदर एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू। अब हमने ए का प्रतिबिंब यू के साथ और बी का मान लो रिलेशन वी के साथ बना दिया और सी का रिलेशन नहीं बना, तो इसमें एक एलिमेंट बच गया ना जिसका कोई रिलेशन ही नहीं बना। तो अगर इसमें कोई एक एलिमेंट बच जाता है जिसका हमें प्रतिबिंब नहीं मिले तो इसको भी हम फंक्शन नहीं कह सकते, इसको भी हम फलन नहीं कह सकते, ये फलन नहीं होगा। तो फलन की मुख्य रूप से जो परिभाषा है वो अगर आपको शॉर्ट में देखनी है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक रिलेशन, ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है। और ये फंक्शन कब कहलाता है? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ रिलेशन या संबंध हो जुड़ा हुआ। अगर इस ए का कोई एलिमेंट बचा हुआ है, इस ए का अगर कोई एलिमेंट बचा हुआ है जिसका हमें रिलेशन पता नहीं है तो फिर हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। रिलेशन तो बोल सकते हैं भाई इसका इसके साथ रिलेशन है तो ये रिलेशन तो है, संबंध तो है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका हमें प्रतिबिंब मिले ही नहीं तो फिर हम इसको फलन नहीं बोल सकते। तो फलन की मुख्य रूप से परिभाषा यही हो गई कि ये जो प्रांत ए में अर्थात समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट, जितने भी अवयव दिए गए हैं इन सभी का कोई ना कोई प्रतिबिंब बी के अंदर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अद्वितीय अवयव के साथ। अद्वितीय कैसे? जैसे ए का रिलेशन अगर ए के साथ बढ़ गया ना तो फिर ए का रिलेशन किसी और के साथ नहीं बनना चाहिए। अर्थात इन तीनों का एक रिलेशन, एक के साथ रिलेशन हो जाए तो भी ये फलन कहलाएगा। कैसे? जैसे ए के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट 1 2 3 है और बी के अंदर एलिमेंट ए बी सी और डी है। अगर मान लो इस ए का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन भी बी के साथ और 3 का रिलेशन भी ए के साथ करते हैं, अब भी इसको हम फलन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए का ए के साथ अद्वितीय है, 2 का ए के साथ तो 2 का भी अद्वितीय है, प्रतिबिंब जो है वो अद्वितीय है, 3 का जो प्रतिबिंब है वो भी अद्वितीय है। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे बना दें, यहां से हम इस ए का रिलेशन बी के साथ और बना दें। देखो अब आपको पता लगा इस ए का रिलेशन ए के साथ भी बन गया और ए का रिलेशन बी के साथ भी बन गया, तो अब इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। अब आपके सामने मैं एग्जांपल लिखता हूं और इसमें पूछता हूं कि ये फलन है कि नहीं है। एफ बराबर 1 2 2 3
3 4 और 1 5। अब देखो ये फलन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं, इस बात का पता करें। तो देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ, अब आप पहले तो ये चेक कर लो कि 1 का रिलेशन 2 के साथ आ गया, तो 1 का रिलेशन किसी और के साथ तो नहीं आना चाहिए। तो आगे चेक करो, देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ भी आ गया, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी आ गया, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि जो पहले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रांत के एलिमेंट होते हैं, और प्रांत के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रतिबिंब होता है वो अद्वितीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अद्वितीय नहीं हो, क्योंकि एक 2 के साथ भी रिलेशन बना रहा है और एक 5 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। और एक और लेते हैं एग्जांपल है जैसे 1 का हम लोग 2 के साथ आ गए, 2 का 2 के साथ आ गए, 3 का 5 के साथ आ गए, ये समझाने के लिए आप देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ, अब 1 का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो आगे चेक कर लो 1 का किसी और के साथ है, देखो 1 का 2 के साथ भी आ गया और किसके साथ नहीं, ऐसे ही 2 का चेक, 2 का 2 के साथ भी रिलेशन है, आगे देखो 2 का और किसी के साथ नहीं, फिर 3 का देखो 5 के साथ ही है और 3 का आगे और किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 1 का 2 के साथ है, 2 का भी 2 के साथ, ऐसा तो हो सकता है, ये बताया था कि प्रांत के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किसी एक एलिमेंट के साथ भी, देखो यहाँ पर हमने देखा था 1 का अगर एक के साथ, 2 का अगर एक के साथ और 3 का अगर एक के साथ, इन तीनों का अगर एक प्रतिबिंब भी मिलेगा ना हमें तो भी ये फंक्शन कहलाएगा। बस कौन सी कंडीशन में फंक्शन नहीं कहलाएगा, एक तो ये कंडीशन देखो, अगर इस 1 के 2 रिलेशन बनते हैं, इस 1 के कितने रिलेशन बन जाते हैं, 2 रिलेशन बन जाते हैं, तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 का एक के साथ 1 का बी के साथ दोनों के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये तो हो गए फलन के बारे में। अब इससे आगे कुछ फलन के प्रकार है, जैसे तो अचर फलन होता है। अचर फलन क्या होता है, जिसमें प्रांत के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का सहप्रांत के केवल और केवल एक ही अवयव के साथ रिलेशन होता है। अचर फलन का मतलब होता है प्रांत, ये प्रांत कहलाता है, ये सहप्रांत कहलाता है, तो प्रांत में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का सहप्रांत के किसी एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए। जैसे 1 का ए के साथ हो गया, 2 का भी एक के साथ ही होना चाहिए, 3 का भी एक के साथ होना चाहिए, या ऐसा होता है 1 का बी के साथ हो गया, 2 का भी बी के साथ हो गया और 3 का भी बी के साथ हो गया, तो फिर ये क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। तो अचर फलन आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसे f(x) बराबर कोई कांस्टेंट मान मिलता है। अब आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सभी का मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। जैसे 1 रखा तो 1 का भी 2 के साथ, 2 रखा 2 का भी 2 के साथ और 3 रखा तो 3 का भी 2 के साथ। मतलब यहाँ पर आप प्रांत में से कोई भी एलिमेंट आगे रखोगे उन सबका रिलेशन किसके साथ निकल के आएगा, 2 के साथ। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो अचर फलन कहलाते हैं। इसको हम f(x) बराबर c के द्वारा लिख सकते हैं, क्योंकि c यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अचर फलन। इसके अलावा तत्सम फलन होता है, तो तत्सम फलन कौन सा होता है, जिसमें खुद के साथ ही संबंध हो, जैसे 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो फंक्शन के बारे में हम आपको लास्ट बता रहा हूँ कि जो फंक्शन होता है वो कोई विशेष प्रकार का संबंध होता है। ये संबंध तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे संबंध फंक्शन नहीं कहलाते, कुछ विशेष प्रकार के संबंध फलन कहलाते हैं। और वो विशेष प्रकार के कौन से, जैसे यहाँ हमने देखा इसमें प्रांत में जितने भी एलिमेंट है अर्थात समुच्चय एक एक जितने भी अवयव है इन सभी का सहप्रांत के अद्वितीय अवयव के साथ रिलेशन अर्थात संबंध होना चाहिए।
तभी ये फलन कहलाएगा, नहीं तो फलन नहीं कहलाएगा। तो ये आपको कक्षा 11 का टॉपिक है, रिलेशन और फंक्शन। प्रांत सैद्धांत के बारे में पता लगी है। इसके अलावा एक चीज और होती है, परिसर, रेंज। तो परिसर क्या कहलाता है? प्रांत के अवयवों के जो रिलेशन बन के आएंगे, जैसे वन का ए के साथ है, टू का बी के साथ है, थ्री का बी के साथ है, तो रिलेशन कौन पड़े? ए और बी। तो ये ए और बी किस में आएंगे? परिसर में आएंगे। देखो सैद्धांत में तो आपको एक बात पता लगे कि जो परिसर होगा ना, वो या तो क्या होगा? सैद्धांत के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे अगर प्रतिबिंब बन गए तो फिर क्या हो जाएगा? ये परिसर के बराबर। और या फिर क्या होगा? जो परिसर होगा वो सैद्धांत से छोटा होगा। तो ये तो हुई फलन के बारे में। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें संयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शन, दो फलनों को आपस में जोड़ना, संयोजन करना। दो फलनों के संयोजन के द्वारा यदि हमें कोई नया फलन प्राप्त होता है तो उसको हम संयुक्त फलन कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक दो बातें और पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें एककी फलन पढ़ेंगे, तो एककी फलन, द्विएककी फलन, आचालक फलन और अंतरक्षेपी फलन, इन चार फलनों के बारे में और बता देंगे। पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जरूरी है, किसी भी काम के लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो जिन विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है तो वो अपनी रुचि पढ़ाई के प्रति नहीं। मेरा तो सभी अभिभावकों से भी ये निवेदन है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखे, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे कक्षा 1 का बच्चा है, चाहे कक्षा 2 का बच्चा है, चाहे कक्षा 5 का है, चाहे कक्षा 10 का है, चाहे कक्षा 12 का। अगर बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो उनको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। वो पढ़ाई से बच्चे हटने नहीं सकते, उनको पढ़ाई से जोड़ के रखना है। चाहे आधे घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, लेकिन उनको पढ़ाई से जोड़ के रखना। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एककी फलन। एककी फलन, अब देखो एककी फलन क्या होता है। जैसे एक फंक्शन है f a से b, अब ये फलन तो दिया गया है। अब इस फलन के बारे में हम चेक करेंगे कि एककी का होता है, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। एककी फलन होता क्या है? ये जो है वो प्रांत है, समुच्चय a इसका प्रांत है, और समुच्चय b है वो क्या है? सैद्धांत। तो एककी फलन की परिभाषा देखिए। प्रांत a के अलग अलग या भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं। प्रांत a के अलग अलग अवयव का, प्रांत a के अलग अलग अवयव का सहप्रांत के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध, मतलब प्रांत के अगर कोई अलग अलग एलिमेंट लिए जाए तो उनके प्रतिबिंब भी हमें क्या मिलने चाहिए? अलग अलग ही मिलने चाहिए। प्रतिबिंब हमेशा किसमें मिलते हैं? सैद्धांत। तो प्रांत के अलग अलग अवयवों का सहप्रांत के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध होना ही क्या कहलाता है? एककी। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए समुच्चय A के अंदर आपको एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4, और समुच्चय B के अंदर आपको एलिमेंट दिए गए हैं A B C D और E। प्रांत A के अवयव है 1 2 3 4, और प्रांत B के अवयव है A B C D E। अब A से B में कोई फलन परिभाषित है f, और वो देखिए किस प्रकार से परिभाषित है। f बराबर 1 का रिलेशन दिया गया है a के साथ,
2 का रिलेशन दिया गया है b के साथ, 3 का रिलेशन दिया गया है मान लो d के साथ, 1 का रिलेशन a के साथ, 2 का रिलेशन b के साथ और 3 का रिलेशन b के साथ। 4 हो गए, 4 का भी रिलेशन होना चाहिए तभी तो ये फंक्शन में लाएगा, फंक्शन ही नहीं करेगा। तो 4 का रिलेशन और बना देते हैं, तो 4 का रिलेशन किसके साथ हो गया मान लो e के साथ हो गया। अब देखो प्रांत में हमने क्या लिए थे अलग अलग अवयव और इनके प्रतिबिंब भी देखो अलग अलग आ रहे हैं। जैसे 1 का a के साथ, 2 का b के साथ हो गया, 3 का d के साथ और 4 का e के साथ। तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, 1 का अगर a के साथ हो गया और अगर 2 का भी a के साथ हो जाता तब तो ये एकत्रीय फलन नहीं कहलाता, लेकिन अब ये एकत्रीय फलन कहलाएगा। कैसे? क्योंकि 1 का रिलेशन a के साथ है, 2 का b के साथ, 3 का d के साथ, 4 का e के साथ। तो प्रांत के भी सारे अलग अलग अवयव लिए गए और सहप्रांत में भी देखो सभी क्या मिले हैं अलग अलग अवयव मिले हैं। तो परिभाषा ये थी भाई प्रांत के अलग अलग अवयवों का सहप्रांत के अलग अलग अवयव के साथ क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, संबंध जुड़े हुए होने चाहिए। इस प्रकार से ये एकत्रीय फलन की परिभाषा है। और एकत्रीय फलन के लिए आपको एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x² और f के बारे में दिया गया है कि f जो है वो r से r में परिभाषित है। f r से r में परिभाषित है और f(x) बराबर आपको दिया गया है x²। यहाँ पर ये जो r है पहले ये तो क्या है प्रांत, ये है प्रांत और ये है सहप्रांत। अब यदि आपको इस फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि ये एकत्रीय फलन है या नहीं, वन फंक्शन है या नहीं, तो देखिए चेक कर भाई एकत्रीय फलन का मतलब है कि प्रांत के जितने भी अवयव हैं उन सभी के जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग आने चाहिए। चेक करते हैं। अब इसके दो तरीके हैं चेक करने। एक तो बेसिक सा तरीका है, जैसे आपको पता है इसमें किस प्रकार की संख्या है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है, -2 है, इस प्रकार की संख्या है, अनंतक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम इसके 3 अवयव लेते हैं, क्रमागत 3 अवयव, जैसे -1 लिया, 0 लिया और 1 लिया और इन तीन के रिलेशन निकाल के देखें तो यही से हो सकता है पता नहीं जाएगा। f -1 ये जो पहला एलिमेंट हमने जो लिया है -1, इस -1 का अगर हम रिलेशन करें तो -1 का हमने यहाँ रखना x की जगह और यहाँ अगर -1 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो f -1 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। f -1 बराबर कितना होगा 1, मतलब -1 का रिलेशन किसके साथ हो गया 1 के साथ। फिर देखो 0 का निकालेंगे तो 0 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा 0 का स्क्वायर। f 0 बराबर 0 ये निकल के कहाँ से आएगा पता है, ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी फलन की परिभाषा से। फलन की परिभाषा क्या कहते हैं, f(x) का मतलब क्या है, फलन का मतलब क्या है। फलन का मतलब ये है कि कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका क्या किया जाए स्क्वायर किया जाए x²। तो आपने जैसे -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया और जैसे 0 रखा 0 का स्क्वायर 0। फिर अब हम इसमें रखते हैं तो f1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो क्या बना f1 बराबर। अब देखो -1 का रिलेशन भी किसके साथ आ गया 1 के साथ और 1 का रिलेशन भी किसके साथ आ गया 1 के साथ। तो यहाँ पर आपको ये पता लगा कि -1 का रिलेशन भी 1 के साथ है और 1 का रिलेशन भी 1 के साथ। तो पता लगा हमने दो अलग अलग एलिमेंट लिए थे लेकिन दोनों का क्या आ गया एक ही प्रतिबिंब आ गया। हमने दो अलग अलग अवयव लिए लेकिन दोनों का क्या हो गया एक ही प्रतिबिंब मिल गया, दोनों का एक ही प्रतिबिंब है, -1 का भी 1 है 2 का भी 1 है। तो इस फलन को हम एकत्रीय फलन नहीं कह सकते। तो ये तो हुआ एक बेसिक तरीका भाई संख्याएं लेकर। और अगर मान लो किसी को संख्या लेने से पता ही नहीं लगे क्योंकि कई में ये जो प्रांत होगा इसमें इस प्रकार की संख्या होगी कि हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो फिर हमारे पास एक तरीका होगा जो सभी प्रश्नों में लागू होगा। चाहे किसी भी प्रकार का आपको फंक्शन दिया जाए उस
उसका प्रांत और सहप्रांत कुछ भी कैसा भी दिया जाए, अब हम जो तरीका बताएंगे वो सभी प्रश्नों पे लागू हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का पता लगा रहे हैं, आपको एककी और बहु एककी आसाधन और अंतरक से भी नहीं करना। तो पहले हम एककी के बारे में बता रहे हैं। अब एककी फलन के लिए जो तरीका बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये सभी टाइप के प्रश्नों पर लागू है। उसमें फलन आपको चाहे कैसा भी दिया जाए, ये प्रांत और सहप्रांत चाहे कैसे भी दिए जाए, क्योंकि एककी बहु एककी आसाधन ये सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, एक तो फलन के ऊपर और एक इनके प्रांत और सहप्रांत के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी हमने देखा था इसको r से आने था और x² दिया गया था, तो ये एककी नहीं था। लेकिन अगर हम इसको x³ कर दें, क्या करते x³ फलन को बदल दें, प्रांत और सहप्रांत को सेम ही रख रहे हैं, लेकिन अगर फलन को चेंज कर दिया जाए, फंक्शन को बदल दिया जाए, तो फिर ये क्या होगा, एककी हो जाएगा, एककी फलन हो जाएगा। तो अब चेक करने का तरीका देखिए, आपको यहाँ प्रांत और सहप्रांत चाहे कैसे भी दिए जाए, फलन भी चाहे किसी भी प्रकार का दिया हुआ, सर्वप्रथम सबसे पहले आपको क्या करना है, दो एलिमेंट मानने हैं, एक x1 और एक x2 और बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट मानने हैं आपको, एक x1 और एक x2, और कहां से मानने होंगे, प्रांत से, क्योंकि प्रतिबिंब हमें किसके देख रहे हैं, प्रांत के देख रहे हैं। तो प्रांत में से आपको दो एलिमेंट मानने हैं, x1 और एक x2 बिलोंग्स टू R। अब जो पहला एलिमेंट है x1, इसका प्रतिबिंब निकालते हैं, तो किसके द्वारा निकलेगा, फंक्शन के द्वारा निकलेगा। तो fx, यहां पर हम x1 रखेंगे, x1 रखने देखो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे यहाँ x1 रखा तो यहाँ भी x1, तो fx1 बराबर क्या हो गया, x1 का स्क्वायर। दूसरा x2 रखेंगे तो क्या बनेगा, fx2 इक्वल x2 का स्क्वायर। दोनों अवयव के प्रतिबिंब मिल गए। अब हम दोनों को बराबर रख के चेक करते हैं, fx1 बराबर fx2। हमने क्या किया, दोनों अवयवों के प्रतिबिंबों को बराबर किया। अब यदि अवयव बराबर आ जाते हैं तब तो ये एककी कहलाएगा, और अगर अवयव बराबर नहीं आते हैं तो ये एककी नहीं कहलाएगा। तो चेक करते हैं, fx1 की वैल्यू क्या है, x1, तो x1 का स्क्वायर, और fx2 की वैल्यू क्या है, x2 का स्क्वायर। अब यहां से चेक करेंगे, दोनों तरफ अगर वर्गमूल लें तो क्या जाएगा, इसका मान तो आ गया प्लस माइनस x1, तो इसका क्या गया, प्लस माइनस x2। तो दो कंडीशन बन गई यहाँ पर, एक तो हम x1 बराबर x2 भी ले सकते हैं, और एक हम चाहे तो x1 बराबर माइनस x2 ले सकते हैं, हम चाहे तो माइनस x1 बराबर x2 ले सकते हैं, और हम चाहे तो माइनस x1 बराबर माइनस x2 ले सकते हैं। अब देखो इन कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होती है ये चेक करते हैं। अब x1 बराबर x2, तो ये कंडीशन तो फॉलो होगी, यहाँ पर पॉजिटिव मान दें तो ये कंडीशन फॉलो। दूसरी कंडीशन निकाल के चेक करें, तो हम इसमें चेक करेंगे या x2 को हम माइनस का ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो x2 को देखो, r में माइनस की वैल्यू होती है, तो x2 का मान नेगेटिव हो सकता है, तो ये कंडीशन भी क्या होगी, फॉलो होगी, ये कंडीशन भी लागू हो रही है। अब अगर ये दोनों कंडीशन लागू हो गई तो ये जो फलन है वो एककी नहीं होगा। अब हम कहेंगे कि जो f है वो एककी फलन नहीं, एककी फलन नहीं। क्यों नहीं है पता हो गया, जिसमें केवल और केवल यही कंडीशन फॉलो होगी वही केवल एककी फलन कहलाएगी, बाकी के एककी फलन नहीं कहलाएंगे। तो ये एककी फलन के बारे में इससे आगे